रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टीरॉन सिस्टम, रॉस। ये कैसे वर्किंग करता है ब्रीफली तो वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये किस तरह से काम करता है, लेकिन इसको हम देख लेते हैं। देखें, किडनी में जो ब्लड आता है, जो आर्टरी ब्लड लेके आती है किडनी में, ठीक है, वो ग्लोमेरुलस में बदल जाती है, ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। इसको कहते हैं एफरेंट आर्टरियूल। एफरेंट आर्टरियूल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि कुछ साइड इफेक्ट्स हैं एस इनहिबिटर्स के, वो इन एफरेंट और इफरेंट आर्टरियूल जो आपको अभी बताने लगा ना, इन पे एक्ट करते हैं। समझ आई बात की? तो इसको हम देखते हैं। अच्छा, ब्लड फिल्टर होने के बाद और फिर ऑक्सीजन भी दे के किडनी के सारे टिश्यूज को, तो फिर जब किडनी में से निकलता है ना ब्लड, तो वो फिर एक जो वेन है ना उसके थ्रू निकलता है। उस वेन को कहते हैं इफरेंट वेजल या वेन। एफरेंट और इफरेंट, ठीक है। ये जहां से ये एंटर हो रहा है एफरेंट आर्टरियोल, और फिर वहां दूसरी साइड से एफरेंट निकल रहा है ब्लड लेके, ये जो एफरेंट आर्टरियूल है ये एंटर हो रहा है जहां पे, यहां पे होता है स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर, ये टिश्यूज हैं किडनी के ही। ये बड़ा ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट किस्म का ये अपरेटस है, क्योंकि जिस तरह जिस तरह ब्लड वेजल्स में बैरो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और वो ब्लड के प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, इसी तरह किडनी में भी ये एक स्पेशल किस्म का सेंसर होता है जिसको हम कहते हैं जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ये ब्लड के प्रेशर को डिटेक्ट ये भी करता है और रिस्पोंड करता है फिर बॉडी को, ब्लड प्रेशर को, ठीक है। आप एक बात याद रखिएगा कि रीनल आर्टरी जो है जिसको हम एफरेंट आर्टरियूल भी कहते हैं, इसमें जो ब्लड का प्रेशर है ना वो बड़ा डायरेक्टली लिंक्ड होता है, एसोसिएटेड होता है किसके साथ? कार्डियक आउटपुट के साथ। अगर दिल की वर्किंग ठीक ना हो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की वर्किंग ठीक ना हो, तो बैरो रिसेप्टर इतनी जल्दी रोल प्ले नहीं करता जितनी जल्दी ये रोल प्ले करते हैं। ये जो है, ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस है, ये बैरो रिसेप्टर जो है ना उससे ज्यादा एडवांस है और सिग्निफिकेंट रोल मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में वो ये रोल प्ले करता है, रॉस, ठीक है। अच्छा, ये जो बैरो रिसेप्टर कंट्रोल है ना, वो असल में मैं ये ऑटोनॉमिक कह गया हूं, इसको हम कहेंगे नर्वस कंट्रोल। उसमें ऑटोनॉमिक भी आ जाता है और बैरो वाला भी आ जाता है, नर्वस सिस्टम का कंट्रोल, ठीक है। तो बैरो भी इसी में आ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंटली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है वो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, तो अब कैसे ये रोल प्ले करता सुने जरा। अल्लाह ताला ने इसको ना सेट किया हुआ है नॉर्मल कार्डियक आउटपुट के हिसाब से, नॉर्मल जो है ना ब्लड प्रेशर के हिसाब से, सारा कुछ। अब कभी जब, अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये रूटीन में ये रूटीन में जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, कार्डिक आउटपुट नॉर्मल हो, सब कुछ नॉर्मल हो,
तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिस्टम तब काम नहीं करता। इस बात को जहन में बिठा लें, ये सिस्टम हर वक्त काम करता है। जब तक अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी रखी है ना, तब तक ये काम करता रहता है। हाँ, इसकी स्पीड, इसकी पावर, इसकी शिद्दत वो बदलती है, बदलती रहती है। हो सकता है हर मिनट में बदले। क्यों? वो बदलती है ब्लड प्रेशर और कार्डियक आउटपुट के हिसाब से साथ साथ बदलती है। बड़ा ही जबरदस्त इनकी कोरिलेशन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। उस हिसाब से ये ऐसे ही है कि जैसे वो जो अपना ये होता है ट्रेन ड्राइवर, ठीक है, वो बातें कर भी रहा हो ना, उसकी नजर ट्रैक पे होती है और स्पीड कंट्रोल पे होती है। तो ये हिसाब इधर है कि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसकी नजर रहती है कि उस हिसाब से मैंने अपने आप को कंट्रोल आप चलाना है, ठीक है। अब जब कभी अल्लाह ना करे ब्लड प्रेशर हो नॉर्मल से लो या कार्डियो आउटपुट लो हो गया, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की टोन या जो वर्किंग है स्लो हो गई है, तो फिर जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस से सिक्रेट होता है एक केमिकल सब्सटेंस रेनिन। और रेनिन क्या करती है, ऑलरेडी एक ब्लड में सर्कुलेट कर रही होती है केमिकल सब्सटेंस, उसको कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है सर्कुलेशन में। रेनिन जो है ये इस एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट करके बदल देती है किसमें, नेक्स्ट केमिकल में, ठीक है, उसका नाम है एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1, ठीक है, रेनिन जो है पॉजिटिव का मतलब ये फैसिलिटेट करती है इस प्रोसेस को, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 1 बनता है। फिर एंजियोटेंसिन 1 के ऊपर एक और एंजाइम होता है, वो काम करता है, उसका नाम है एंजियो। अच्छा, एक बात जरा गौर से सुन लें, एंजियोटेंसिन 1 पे सिर्फ एक ही एंजाइम काम नहीं करता, एक से ज्यादा होते हैं। उनके मैं नाम आपको बताता हूं। उनमें से एक का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और दूसरे का नाम है काइमेज। और एक और भी है एंडोपेप्टाइडेज। ये 3 एंजाइम मैं यहां पे बोले हैं, एंडोपेप्टाइडेज। मे बी आपने अभी तक सिर्फ 2 एंजाइम के नाम सुने हो, एक का सुनाओ, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। ऐसी बात नहीं है, 2 से 3 एंजाइम होते हैं जो ये काम करते हैं। एक का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो आप सुना हुआ है आपने, दूसरे हैं काइमेज और एक और है एंडोपेप्टाइडेज, तो ये भी काम करते हैं। फिर यानी कि एंजियोटेंसिन 1 पे एक से ज्यादा एंजाइम एट अ टाइम काम करते हैं और इसको कन्वर्ट अल्टीमेटली करते हैं एंजियोटेंसिन 2 में। फिर एंजियोटेंसिन 2 जो होती है ये फिर आगे क्या करती है, अपने रिसेप्टर्स पे अटैक करती है। रिसेप्टर्स पे, इसके रिसेप्टर्स बेटा होते हैं 4, ठीक है, 4 रिसेप्टर्स इसके होते हैं। कौन कौन से, 81, 82, 83, 84। इनमें से जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ना, वो करते हैं एंजियोटेंसिन 1, 81 के थ्रू होता है जो भी होता है, 81 के थ्रू मेन फंक्शन एंजियोटेंसिन 2 81 के थ्रू करता है। अब 81 का सुने कहां कहां पे होता है, एक ही के अंदर ही में। अच्छा, अब 81 जो फंक्शन कहां कहां पे होता है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इनकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जरा सुने। एक तो ये होते हैं कॉर्टेक्स ऑफ या एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड होता है ना, उस पे होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड पे।
और सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स पे, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स पे, और ब्लड वेजल्स पे, मेनली आर्टरीज पे। इन तीन जगहों पे सिग्निफिकेंटली होते हैं, बल्कि मैं चौथी भी बोल दूं, वेंट्रिकुलर मसल्स, वेंट्रिकुलर मसल्स। अच्छा मैं रिपीट करता हूं, वेंट्रिकुलर मसल्स, यानी वेंट्रिकल्स पे भी होते हैं। ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड पे ये क्या करते हैं, जब ये वर्किंग मतलब ये एक्टिवेट होते हैं, एंजियोटेंसिन 2 जब इनको एक्टिवेट करती है तो ये सिक्रीट करवाते हैं एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की सिक्रीशन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स पे जब ये एक्ट करते हैं तो ये एक्टिवेट करते हैं सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स को, एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं, यानी ये सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट देते हैं। और ब्लड वेजल्स पे जब ये करते हैं एक्टिवेट, जब ये एक्टिवेट होते हैं तो फिर ये करते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन। ये जो किसी बच्चे ने कहा था कि ये रिपीट कर देंगे, ये जरा सुने। मैं कह रहा हूं एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, जब ये प्रोड्यूस होता है फिर ये अपने इसके रिसेप्टर्स होते हैं नेचुरली हमारी बॉडी में, उनको एक्टिवेट करता है। वो कहाँ कहाँ, वो कितने कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, वो चार टाइप्स के होते हैं, 81, 82, 83, 84। ये गिनती वाला 81, 82, 83 नहीं मैं बोल रहा चबलो, ठीक है। ये 80 का मतलब है एंजियोटेंसिन, 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 ये रिसेप्टर्स के नाम है। समझ आई, किसके हैं, एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर। इनमें जो सिग्निफिकेंटली रोल प्ले करते हैं ना ब्लड प्रेशर वगैरह की मॉनिटरिंग में, वो 81 होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे होते हैं, लेकिन मेनली जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के रिलेटेड है वो एड्रेनल ग्लैंड पे, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स पे, ब्लड वेजल्स पे, और वेंट्रिकुलर मसल्स पे। वेंट्रिकुलर मसल्स पे जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको हार्ट फेलियर के चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। ठीक है। उसके अलावा एंजियोटेंसिन जो वन, बल्कि मजीद मैं आपको बताता हूँ और कहां पे होते हैं, ये किडनी पे भी होते हैं। और किडनी पे ये क्या करते हैं, किडनी टिश्यूज पे, वो मैं आपको भी बताता हूँ, वो भी डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अब ये जो 81 रिसेप्टर्स है ना, ये कौन से सिस्टम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है। और आमतौर पे ये दो मुख्तलिफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। या तो ये फॉलो कर सकते हैं GQ11 सिस्टम को, जी अल्फा Q11 सिस्टम, या फिर जी अल्फा इनहिबिटरी। ठीक है, मेनली इसको फॉलो करते हैं, सिग्निफिकेंटली डोमिनेंट ये रोल है इसकी, ये वाला सिस्टम फॉलो होता है। अब आपको अगर याद हो जनरल फार्माकोलॉजी जब हमने पढ़ी थी, जब हमने जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ी थी, तो मैंने, आपको याद है कि एड्री मैंने ग्लैंड्स के ऊपर इफेक्ट समझाया था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का। तो आपको अगर याद हो, GQ11 सिस्टम जब ग्लैंड्स के सेल्स में एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, सिक्रीशन बढ़ाता है कि कम करता है, GQ11 सिस्टम बढ़ाता है। फिर मैंने आपको न्यूरॉन्स का सिस्टम भी समझाया था। न्यूरॉन्स में क्या करता है GQ11 सिस्टम, न्यूरो ट्रांसमिशन ज्यादा करता है कि कम करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GQ11 सिस्टम जब एक्टिवेट हो स्मूथ मसल्स में तो वो रिलैक्सेशन करवाता है कि कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, पानी दे, ठंडा ना ज्यादा नहीं,
GQ11 सिस्टम जब स्मूथ मसल्स को एक्टिवेट उनमें होता है GQ11 सिस्टम, तो मैं पूछ रहा हूं कि वो क्या करवाता है। ये बुशरा चौधरी ने फरमाया रिलैक्सेशन, यानी आप अंदाजा कर लो अकल का इसकी। इससे बड़ी कोई आपको ऑफर दे सकता है आप कि आप किताबें ना पढ़ें, जो मैं लेक्चर ले रहा हूं वो पढ़ लें, तो आपकी फार्माकोलॉजी इंशाल्लाह 80% से ज्यादा आप रिप्लेस। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪੜੋ ਤਾਂ ਫੇਰ सेशन खत्म होने के बाद ना टेस्ट सेशन रखना है ये पूरे सेशन का। हाँ इंशाल्लाह पूरे सिलेबस जो आपको पढ़ाना है ना फार्माकोलॉजी का, पूरे का टेस्ट होगा, इकट्ठा नहीं होगा। अच्छा, तो अब अगर आप ये GQ11 सिस्टम को देखें तो एड्रीनल ग्लैंड एक यानी ग्लैंड है ना, ठीक है, ये GQ11 सिस्टम फॉलो करने की वजह से ये एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन बढ़ाती है। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स में GQ11 सिस्टम के थ्रू एक्टिवेट यानी न्यूरोट्रांसमिशन तेज करती है, और ब्लड वेजल्स में GQ11 सिस्टम के थ्रू ये कंट्रैक्शन करवाती है। समझ आई बात की? तो आपको मैंने जब डायरेटिक्स पढ़ाए थे मैंने आपको समझाया था एल्डोस्टेरोन का वर्किंग, ठीक है, कि एल्डोस्टेरोन जब एक्टिवेट हो तो ये क्या करती है। ये जब एक्टिवेट हो तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये कौन से पार्ट पे एक्ट करती है, नेफ्रॉन के सेगमेंट कौन सा जिसपे ये एक्ट करती है। सोडियम की, सोडियम के साथ साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है, तो बताएं ब्लड वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा। इंक्रीज होगा। अच्छा, अब ये देख लिया आपने कि कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करती है, तो क्या करवाती है, इंक्रीज्ड सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो बताएं जब ब्लड वॉल्यूम बढ़े तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है उस पर क्या इफेक्ट आता है। वो फिर इंक्रीज होता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ना है, ठीक है, इंक्रीज्ड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अच्छा, इसी तरह सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, ठीक है, आपको जानते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट हो तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वो आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिटेल में पढ़ चुके हैं कैसे। और जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो तो बड़ा कुछ बढ़ता है, मिसाल के तौर पे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है, प्रीलोड भी बढ़ता है, आफ्टर लोड भी बढ़ता है, ये सारे कार्डियोवैस्कुलर पैरामीटर बढ़ते हैं, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर ये पूरा सिस्टम इंक्रीज करता है। अब सवाल ये है कि सर ये अगर हर वक्त आपने कहा है कि एक्टिवेट रहता है तो फिर ये तो बीपी बढ़ा मतलब बंदे का बीपी मुसलसल हाई रहता है। नहीं नहीं नहीं, असल में मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बात समझने की कोशिश करें कि अगर ये सिस्टम काम ना करे तो बंदे का बीपी लो होके अल्लाह ना करे बंदा मार जाए पैदा होते ही, ठीक है। आपका जो ब्लड प्रेशर है ना 180/90 पे, सॉरी 120/80 पे जो नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर है, उसको इस वैल्यू पे इस लेवल पे रखने में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो इस मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड प्रेशर को इस मतलब बैलेंस रखने की कोशिश करता है, ठीक है। अब वो इतना ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल कितना कैसे रखता है, वो अपनी शिद्दत उस हिसाब से अपनी एक्टिवेशन को रखता है कंट्रोल में। इसका जो मजे की बात है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का जो कंट्रोलर है खुद ब्लड प्रेशर है, और ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करता है, रीनल आर्टरी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है ना वो कंट्रोल करवाता है। अंदाजा करो एक सिंगल आर्टरी कैसे कितना बड़ा काम कर रही है। समझ रही बात की? तो ये इस तरह से ये सिस्टम चलता है। हाँ, जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से नीचे आए तो ये सिस्टम
की एक्साइटेशन बढ़ जाती है ताकि बीपी ऊपर आए, और अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो ये सिस्टम की एक्टिविटी लो हो जाती है। अल्लाह ताला ने रेगुलेशन का सिस्टम ये बनाया, इसलिए कहा यह जाता है कि जो लोग हाइपरटेंसिव होते हैं, हाँ ये फीडबैक मैकेनिज्म इस तरह से है इसका। अब कहा यह जाता है कि जो लोग हाइपरटेंसिव होते हैं, ठीक है, वो दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम हाइपर एक्टिव रहता है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें नॉर्मल रहता है लेकिन बीपी उनका हाई रहता है। इसका मतलब है उनमें ब्लड प्रेशर जो हाई रहता है वो किसी और वजह से रहता है। हो सकता है सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से, या हार्मोनल हाइपर एक्टिविटी की वजह से, या लोकल कंट्रोल ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, रेनिन का लेवल ब्लड में चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि इसका रास की वजह से हाइपरटेंसिव है या किसी और वजह से। अगर वो रास की वजह से हाइपर एक्टिव है ना, अब वो हाइपरटेंसिव हुआ है, ठीक है, तो उसमें फिर ये वाली जो ड्रग्स की कैटेगरी है बेहतरीन ऑप्शन है। ये किताबों में लिखा हुआ है कि कुछ लोग जो है वो रास की ओवर एक्टिविटी की वजह से हाइपरटेंसिव होते हैं, कुछ जो है वो किसी और वजह से होते हैं। तो वो आप रेनिन का ब्लड लेवल चेक करवा लें, अवेलेबल है, टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि ये रास सिस्टम जो है इसकी हाइपर एक्टिवेशन की वजह से या किसी और वजह से है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक काबिल जिक्र बात बताना चाहूंगा, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, ये जो है ये ड्रग की फॉर्म में भी अवेलेबल है। यानी जो लोग हाइपोटेंसिव होते हैं ना, हाइपो जिनका बीपी लो हो जाए बहुत ज्यादा, उनमें यूज होती है एंजियोटेंसिन 2, ड्रग की फॉर्म में भी अवेलेबल है। समझ आई बात की? तो ये है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो सोडियम है, कहा यह जाता है कि नमक कम खाएं। आपको पता होगा, कहा जाता है नमक जो है वो कम खाएं। ठीक है, क्यों? कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि नमक खाने की वजह से, यानी सोडियम है उसमें, तो बीपी क्यों हाई हो जाता है? क्यों हाइपरटेंसिव लोगों को कहते हैं सोडियम ना लें, सोडियम साल्ट ना लें? हाँ जी, बताएं। मैं थोड़ी लेके ऊपर मारा, ऑस्मोटिक इफेक्ट, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन होती है वाटर की सोडियम की वजह से। अच्छा, ये सरोजा रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है? जितना ज्यादा ब्लड में जाएगा उतना ज्यादा पानी जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सही हो गया। और कोई तकरीर किसी ने करनी हो? बड़ी बक बक कर दे रहे हैं बच्चे बेमकसद। सर्कुलेटिंग डक्ट में, आपको पता है बुनियादी वजह हाइपरटेंशन करने की सोडियम की ये नहीं है। सोडियम जो है ये वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में एंटर होके वहां पे डिपॉजिट होके ना, तो वेस्कुलर स्मूथ मसल की जो इलास्टिसिटी है ना, उसको कम कर देता है, आर्टरीज को हार्ड करना शुरू कर देता है, उनकी इलास्टिक नेचर खत्म होना शुरू हो जाती है, जिससे फिर पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ती है। असल वजह यह है।
क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, डिपॉजिट होने की वजह से। रिपीट कर दें। वेस्कुलर स्मूथ मसल से डिपॉजिट हो जाता है, इंक्रीज देयर इलास्टिसिटी एंड इंक्रीज, और एक होते हैं डिक्रीज इलास्टिसिटी। आमतौर पे आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टरीज होती है ना वो बड़ी इलास्टिक नेचर की होती हैं, ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो ब्लड को। ठीक है, ब्लड अगर अमाउंट ज्यादा हो जाए तो वो इलास्टिक होने की वजह से वो अकोमोडेट कर लेती हैं उसको। अब सोडियम की डेपोजिशन जो है ना, उनकी ये इलास्टिक नेचर जो है ना वो कम कर देती है, वो फिर इलाज सही रिलैक्स नहीं हो पाती, नैरो होना शुरू हो जाती है, जिससे फिर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है और हाइपरटेंसिव हो जाता है। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन होता है सोडियम साथ किसी का इन्वेजन, सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट है डेफिनेटली, वो तो किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकती है और वो करती है, वो करती है। सर इलास्टिसिटी कैसे डिस्टर्ब होगी, डायरेक्टली क्या एंजाइम के इन्वॉल्वमेंट से? मेनली तो सोडियम की एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिपॉजिट होके मुख्तलिफ जो केमिकल स्ट्रक्चर्स है ना, देखो मेरी बात सुनो, आप जब किसी भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बारे में सोचे तो हमेशा बात माली एटम तक लेके जाए। मिसाल के तौर पे ये जो आपकी ब्लड वेजल्स की जो स्मूथ मसल्स हैं, वो किस पे कंप्राइज करते हैं, कंपोजिशन क्या है उनकी? प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स? Proteins are comprised of amino acids. Amino acids are comprised of atoms, जिनमें कार्बन और जो नाइट्रोजन और सल्फर मेनली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सोडियम क्या इनकी वैलेंसियों को छेड़ के उनके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्चरलाइज नहीं कर सकती, आर्किटेक्चर को तबाह नहीं कर सकती। तो इलास्टिसिटी अफेक्ट होगी कि नहीं होगी? तो इस नेचर पे ये इफेक्ट करती है। ये ब्लड से मसल में जाके क्यों है? ये ब्लड से मसल, और बेवकूफ हो लड़की तुम, सोडियम फ्रीली मूव करती है, वो जब एक्सेस में होगी तो वो वेस्कुलर मसल में जाएगी, बाकी बॉडी के टिश्यूज में तो वो बाद में जाएगी, पहले तो ब्लड वेसल जिनके अंदर मौजूद है वहां उनमें घुसेगी। चलो नेक्स्ट आ जाओ अब इस क्लास की तरफ। अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गया हूँ आपको, ये जो एंजाइम है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। इसका एक और भी फंक्शन है, ये एक ना केमिकल है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता, ठीक है, उसे कहते हैं ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन ये उसको नॉर्मली इनएक्टिवेट करता है, ब्रेडिकाइनिन को। ब्रेडिकाइनिन का सिंपली आपको बता दूं कि ब्रेडिकाइनिन हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होती है और ये वेजोडाइलेशन करवाती है। मेरी बात जहन में रखिएगा कि हमारा जो ये पूरी बॉडी अल्लाह ताला ने खड़ी की हुई है ना, चला रहा है, इसमें कोई एक चीज रोल प्ले नहीं करती। अरबों की तादाद अगर मैं कहूँ ना तो बात गलत शायद नहीं है, डिफरेंट रोल चीजें रोल प्ले करती हैं मिलके। कोऑर्डिनेशन, बेस्ट कोऑर्डिनेशन अगर आपने देखनी है तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कोऑर्डिनेशन उसके सिस्टम की होती है ना वो, तो ये ब्रेडिकाइनिन वेजोडाइलेटर है, नेचुरली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। इसको नेचुरली ही अपना काम खत्म करने के बाद इसको फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है ना, एस जिसकी एब्रिविएशन है, वो ब्रेडिकाइनिन को फिर इनएक्टिवेट कर देती है कि अब तुम्हारा काम खत्म है, अब तुम जाओ। ये बनता रहता है, इनएक्टिवेट होता रहता है, बनता रहता है, इनएक्टिवेट होता रहता है। ठीक है, मतलब सर फ्री रेडिकल वाला डैमेज जैसे होता है वैसा ही, यस यू कैन से आप कह सकती हैं ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिवेट करता है या एक्टिवेट। इनएक्टिवेट जब कि तुम्हारा काम जैसे जैसे उसका काम कब वो काम अपना कब परफॉर्म करते रहते हैं, उसके मालिक्यूल्स ये उसको फिर इनएक्टिवेट करते रहते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ, इनएक्टिवेट। ठीक है,